नमस्कार, मैं डाइट डॉक्टर डॉक्टर आरपी यादव। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि शक्कर खाकर भी हम कैसे मधुमेह से छुटकारा पा सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने फूड का एनालिसिस किया था, जिसमें हमने ये बताया था कि फूड में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स किस प्रकार से हमारे ब्लड शुगर लेवल पे अफेक्ट करते हैं। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में विटामिन, मिनरल्स, ये सभी हमारे ब्लड शुगर लेवल पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं करते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में देखेंगे वाटर, फैट, प्रोटीन, इनका भी हमारे ब्लड शुगर लेवल पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तब इफेक्ट होता किसका है ये आपको बताएंगे। तो इफेक्ट ब्लड में शुगर लेवल बढ़ाने के लिए कार्बोहाइड्रेट ही जिम्मेदार है। ये कार्बोहाइड्रेट जब हमारे खाने में आता है और खाने में आने के बाद वो डाइजेस्टिव सिस्टम से डाइजेस्टिव प्रोसेस होते हुए ब्लड में अपना इम्पैक्ट दिखाता है। तो हम आपको ये बताना आज कौन से कार्बोहाइड्रेट जो खाने के बाद ब्लड में शुगर का लेवल डायरेक्टली बढ़ाते हैं और कौन से कार्बोहाइड्रेट है जो ब्लड में शुगर का लेवल नहीं बढ़ाते हैं, मतलब उनका ब्लड शुगर पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। तो इसको समझने से पहले कार्बोहाइड्रेट को समझना पड़ेगा कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, मीन्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स को मुख्यतः 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है मोनोसेकेराइड, सेकेंड है डाइसेकेराइड्स, एंड थर्ड ऑलिगोसेकेराइड्स, एंड फोर्थ वन इज पॉलीसेकेराइड्स। तो हम एक एक को आगे आपको समझाने की कोशिश करेंगे, इससे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि किस प्रकार से ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट हमारे खाने में आता है और वो ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ाता है। तो अभी यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स बोले तो ये सिंगल यूनिट होता है। अब हम यूनिट की बात करें तो जनरली ग्लूकोज बोले तो C6H12O6, ये केमिस्ट्री की भाषा में इसकी डिफिनीशन है। मीन्स ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये मॉलिक्यूल्स मिल करके ये ग्लूकोज बनता है। तो यहाँ पर एक सिंगल मॉलिक्यूल्स मीन्स सिंगल यूनिट जो है वो अगर है तो वहाँ पे हम उसको मोनोसेकेराइड्स बोलते हैं। अब ये मोनोसेकेराइड्स में ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज ये अलग अलग 3 प्रकार के होते हैं। तो इसको समझने के लिए हम आपको ये बताएंगे कि यहाँ पर आपको 3 अलग अलग प्रकार के व्यक्ति दिख रहे हैं, एक सुरेश, सुरेखा एंड सुधीर। तो यहाँ तीनों लोगों को आप देखेंगे तो यहाँ आपको ये दिखेगा कि सबके पास 2 हाथ है, सबके पास 2 कान है, 2 पैर है, सब दिखने में एक जैसे दिखते हैं, लेकिन एक जैसे दिखते हुए भी इनका रहने का ढंग, सोचने का तरीका, काम करने का तरीका सभी अलग अलग होता है। सेम उसी प्रकार से मोनोसेकेराइड्स मीन्स ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज ये भी दिखने में तो एक जैसे दिखते हैं, लेकिन ग्लूकोज ब्लड में शुगर का लेवल अलग तरीके से बढ़ाएगा, वो फ्रक्टोज कुछ अलग थोड़ा सा रहेगा और गैलेक्टोज भी थोड़ा सा अपना अपना अलग असर दिखाता है। तो कहने का मतलब कि दिखने में तो सभी सेम दिखते हैं, लेकिन ये तीनों की आत्माएं अंदर से अलग अलग हैं और इस तरह से ये अपना अलग तरीके से इफेक्ट दिखाते हैं। तो यानी ये जो मोनोसेकेराइड्स है, सिंगल मॉलिक्यूल्स के जो कार्बोहाइड्रेट्स है, ये अपना ब्लड में अपना इम्पैक्ट बहुत स्पीड में दिखाते हैं। ये तुरंत खाने में तुरंत डाइजेस्ट हो जाते हैं और तुरंत ब्लड में अपना इफेक्ट दिखाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डाइसेकेराइड्स। डाइसेकेराइड्स डाइसेकेराइड्स क्या होते हैं? डाइसेकेराइड्स 2 मॉलिक्यूल्स यानी जो हमने फर्स्ट यूनिट बताया ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, तो इसी में से यानी ग्लूकोज और ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल्स मिल जाने के बाद यानी डाई से नाम से ही क्लियर हो जाता है कि 2 मीन्स डाई मीन्स 2 मॉलिक्यूल्स एक साथ मिल जाते हैं तो ये अपना मीन्स डाइसेकेराइड्स बनाते हैं। तो इस तरह से ये जो ग्लूकोज और ग्लूकोज का कॉम्बिनेशन ये मिलने के बाद माल्टोज बनता है।
यानी माल्टोज एक डाइसेकेराइड्स है जो कार्बोहाइड्रेट्स है। और ये माल्टोज, जिस तरह से हम माल्टोज के ड्रिंक्स यूज करते हैं, बहुत सारे माल्टोज बेस्ड ड्रिंक मिलते हैं, प्रोटीन्स पाउडर्स आते हैं जिसमें कि माल्टोज बेस रहता है और ये बताया जाता है कि इसमें ग्लूकोज कम है, बट ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि यहाँ पे भी दो मॉलिक्यूल्स मिलकर के ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर के माल्टोज बनाते हैं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर के यहाँ पर लैक्टोज बनाते हैं। अब लैक्टोज क्या है? लैक्टोज वो शुगर है जो हमारे मिल्क में मिलती है। मिल्क की जो शुगर है लैक्टोज, वो लैक्टोज हमारे ब्लड में शुगर का लेवल भी बढ़ाती है। अभी लोगों को ऐसा लगता है कि हमने तो मिल्क पिया, दूध पिया और उसमें कुछ शक्कर डाला नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। नेचर ने वहां पर भी शक्कर यानी ये ग्लूकोज डाला हुआ है, यानी ग्लूकोज और गैलेक्टोज का कॉम्बिनेशन है। ये दोनों वहां भी ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ाते हैं। यानी हमने अगर 1 गिलास दूध पिया तो समझ लेते हैं कि हम 300 ml दूध पिए तो एक 300 ml में यानी 100 ml में 5 ग्राम के आसपास ग्लूकोज होती है, यानी 300 ml मिल्क में हमने 15 ग्राम का शुगर का इंटेक कर लिया। तो इस तरह से हम अगला देखते हैं सुक्रोज, यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये दोनों मिलकर के सुक्रोज बनते हैं। तो जनरली आप लोग सुनते होंगे, देखते होंगे माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, इस तरह की मतलब वर्डिंग में बताया जाता है कि ये हमारे खाने में ये सब चीजें मिलती हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में। तो इस तरह से हमें ऐसा लगता है कि हमने तो भाई ये लैक्टोज लिया, ग्लूकोज तो डायरेक्टली लिया नहीं, बट ये ग्लूकोज के ही कॉम्बिनेशन में रहता है, यानी दो मॉलिक्यूल्स मिलकर के ये डाइसेकेराइड्स बनाते हैं। ये जब भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाते हैं तो वहां पे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे एंजाइम्स होते हैं, जो एंजाइम्स इनको दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, और ब्रेक होने के बाद ये सिंगल यूनिट में जब डिवाइड हो जाता है तो हमारे ब्लड में ये इजिली एब्जॉर्ब हो जाता है। बॉडी से एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में अपना इफेक्ट दिखाता है। तो इस तरह से इसका भी हमारे ब्लड शुगर में अच्छा इम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट है ऑलिगोसेकेराइड्स। ऑलिगोसेकेराइड्स यानी यहाँ पर हम देखेंगे ये 3 से 10 मॉलिक्यूल्स, जिस तरह से हमने यहाँ ग्लूकोज ग्लूकोज लैक्टोज गैलेक्टोज ग्लूकोज अगेन फ्रक्टोज ये सब हमने कॉम्बिनेशन अब बताया। तो इस तरह से इस ग्लूकोज के ग्लूकोज फ्रक्टोज के या गैलेक्टोज के ये 3 से 10 मॉलिक्यूल्स मिलकर के एक कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं जो हम ऑलिगोसेकेराइड्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ देखेंगे यहाँ 3 से 10 मॉलिक्यूल्स मिलकर के जो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं यहाँ पर होता क्या है कि इसको हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो एंजाइम्स हैं इनको ब्रेक नहीं कर पाते हैं। मीन्स ये तो कार्बोहाइड्रेट है, बट ये खाने में मीठा भी लगेगा, लेकिन ब्लड मीन्स स्टमक में जाने के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास कोई ऐसा एंजाइम नहीं है जो इसको डाइजेस्ट करे, यानी इसको ब्रेक कर सके। तो इसको जब हम ब्रेक नहीं कर पाते हैं हमारे एंजाइम्स, तो ये हमारे ब्लड में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, ब्लड में शुगर का लेवल ये नहीं बढ़ाते हैं। इस तरह से ये ऐसे ओलिगोसेकेराइड्स यानी ये कार्बोहाइड्रेट्स यानी आप बोले तो ये शुगर, ये शक्कर अगर हम खाते हैं तो ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को नहीं बढ़ाते हैं, ब्लड शुगर लेवल पे इनका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। तो इस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स आप देखेंगे फ्रक्टो ओलिगोसेकेराइड्स के नाम से भी आपको मिलेंगे। जो आज के डेट में कुकीज वगैरह बनाई जाती हैं, उस कुकीज में इसको हम अगर यूज करते हैं तो वहां पर हम उस कुकी में स्वीटनेस का टेस्ट भी हमें मिलता है और ये ब्लड शुगर लेवल्स को नहीं बढ़ाते हैं। अब हम नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट देखते हैं। नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट है पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो 11 से अधिक मॉलिक्यूल्स को मिला करके एक बड़ी चेन बनती है, और ये बड़ी चेन जब बनती है तो ये भी हमारे एंजाइम्स बड़े आसानी से ब्रेक नहीं कर पाते हैं। बट इसमें भी दो प्रकार के पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। कुछ ऐसे पॉलीसेकेराइड्स होते हैं जिनको हमारे बॉडी में हमारे एंजाइम्स ब्रेक तो कर पाते हैं, बट स्लोली स्लोली ब्रेक करते हैं। और इस तरह से जैसे कि आप देखे होंगे वीट है, वीट के ऊपर का जो छिलका है मीन्स उसको हस्क जो बोलते हैं, वो हस्क जो है ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है
पॉलीसेकेराइड्स होता है, और वो पॉलीसेकेराइड्स हमारे ब्लड में मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एंजाइम्स होते हैं उनको नहीं कर पाते, और इस तरह से वो फाइबर्स का काम करते हैं, और वो फाइबर्स हमारे इंटेस्टाइन में जाने के बाद हमारे इंटेस्टाइनल फ्लोरा को कोई डिस्टर्ब नहीं करते हैं, और वहां पर प्रोबायोटिक का इफेक्ट देते हैं, और वो प्रोबायोटिक्स के साथ में वो लग्जेटिव इफेक्ट देते हैं। तो इस तरह से वो हमारे लिए अच्छे हैं। लेकिन कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे हैं, जैसे कि आप पोटैटो में देखेंगे, पोटैटो में जो पाए जाने वाला पॉलीसेकेराइड्स है उसको हम स्टार्च बोलते हैं। ये स्टार्च डाइजेस्ट हो जाता है, हमारे एंजाइम इनको ब्रेक कर पाते हैं, और ये ब्रेक होने की वजह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है और ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि पॉलीसेकेराइड्स में भी दो प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जिनको हम बोल सकते हैं मीन्स ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट्स और नॉन ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट्स। अब ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट्स मतलब वो कार्बोहाइड्रेट्स जो ब्लड में शुगर के लेवल को बढ़ाते हैं, और नॉन ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट्स जो ब्लड में शुगर के लेवल को नहीं बढ़ाते हैं। तो इस तरह से हमने अभी देखा कि जो भी हम कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक करते हैं, इसमें अलग अलग प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जिसमें से कुछ कार्बोहाइड्रेट्स तो हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ा देते हैं, और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ब्लड में शुगर के लेवल को नहीं बढ़ाते, मीन्स उनका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। हम उनको खाते हैं, हमें टेस्ट भी लगता है, खाने में मीठे भी होते हैं, और वो ब्लड शुगर लेवल को नहीं बढ़ाते हैं। तो हम ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो खाने में मीठे भी होते हैं और ब्लड शुगर लेवल को नहीं बढ़ाते हैं, ब्लड शुगर लेवल पर उनका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम इजीली खा सकते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट्स ब्लड शुगर लेवल को स्पीड में बढ़ाते हैं, उनको हमें अवॉइड करना चाहिए। तो इस तरह से अब हम देखेंगे कि जो भी हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं उसमें एक नेट कार्बोहाइड्रेट की बात आती है। जैसे हमने व्हीट है, व्हीट के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स है, मीन्स गेहूं जो अनाज है, गेहूं है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन उसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है उसको उसकी मात्रा को हम नेट कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। और नेट कार्बोहाइड्रेट भी कैसा है कि जो टोटल कार्बोहाइड्रेट्स होते हुए भी उसमें समझ लेते हैं कि एक 70 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट्स उसमें है, और उसमें एक आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं, उसमें समझ लेते हैं कि अगर उसमें जो परसेंटेज आपका फाइबर का है, तो फाइबर के परसेंटेज को अगर हम निकाल देते हैं तो नेट कार्बोहाइड्रेट आता है। तो मतलब अगर उसमें 70 ग्राम यानी 50 ग्राम पकड़ लेते हैं, मीन्स या 60 ग्राम पकड़ लेते हैं, जो भी हम एक नॉर्मली पकड़ लेते हैं कि भाई इतना ग्राम उसके अंदर ग्लूकोज है, तो वो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स में से जब हम फाइबर्स जो उसमें रहता है उसको माइनस कर देते हैं तो नेट कार्बोहाइड्रेट होता है। और वो नेट कार्बोहाइड्रेट समझते हैं कि 100 ग्राम में 50 ग्राम का एक एवरेज निकाला गया है कि 50 ग्राम ग्लूकोज वहां पे कार्बोहाइड्रेट्स है, तो वो 50 ग्राम नेट कार्बोहाइड्रेट ब्लड शुगर में अपना इम्पैक्ट दिखाएगा। अब हम नेक्स्ट बात इस तरह से हम आगे बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट से खाने में ज्यादा होता है और कौन से खाने में नहीं होता है। इन चीजों की जब हमें जानकारी हो जाएगी तो डायबिटिक पेशेंट के हिसाब से अगर हम डायबिटीज के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो कौन से कार्बोहाइड्रेट रिच फूड हम नहीं मतलब खाना चाहिए और कौन से कार्बोहाइड्रेट वाले फूड्स को खाना चाहिए। तो इस तरह से हम आगे बताएंगे कि आपने देखा कि फूड्स में जब हम आ जाते हैं तो फूड्स में जैसे फैट्स और ऑयल्स, तो फैट्स और ऑयल्स में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। फैट्स और ऑयल्स में कार्बोहाइड्रेट नहीं होने से ये ब्लड शुगर लेवल पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। आप इस तरह से देखेंगे कोकोनट की, इसमें कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज लगभग 0 है, यानी देयर इज नो कार्बोहाइड्रेट। इसमें 100% फैट है, तो ये 100% फैट यानी इसका ब्लड शुगर लेवल पे कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। तो यानी हम इसको फैट और ऑयल अगर हम खाते हैं डायबिटीज के पेशेंट्स तो उनको इसका कोई भी इफेक्ट बॉडी पे नहीं होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हमारे एग में आता है, फिश में आता है, चिकन्स में प्रोटीन मिलेगा, आपको पनीर में प्रोटीन मिलेगा। और ये पनीर भी या चिकन या फिश या एग ये प्रोटीन रिच फूड होता है, और ये प्रोटीन रिच फूड यहाँ पर
ब्लड शुगर लेवल को नहीं बढ़ाता है। तो यानी आपको ये समझ में आने लगेगा कि हम फैट्स और ऑयल्स आराम से आसानी से यूज कर सकते हैं जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को नहीं बढ़ाता है। प्रोटीन्स भी हमारे ब्लड में शुगर के लेवल को नहीं बढ़ाता है। अब आता है वेजिटेबल्स। तो क्या हम वेजिटेबल्स खा सकते हैं? यस। वेजिटेबल्स में भी आप देखेंगे 80 से 85% मीन्स 80 to 85% वाटर होता है, 5 to 7% फैट एंड प्रोटीन होता है। तो वाटर तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स वहां है ही नहीं है। कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे 10 to 12% होता है और जिसका ब्लड शुगर लेवल पे बहुत कम इम्पैक्ट होता है। तो यानी हम सब्जियों को बड़े आसानी से और ज्यादा मात्रा में खा सकते हैं। अब इसमें आता है कुछ स्टार्ची वेजिटेबल्स, जो हमने अभी बताया था कि कुछ ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो स्टार्च हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाते हैं। तो ये स्टार्ची वेजिटेबल्स में जैसे यम हुआ, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, इन तरह के जो यानी सीधे सीधे बोले तो जमीन के अंदर जो इस तरह से, यानी इसमें हम ओनियंस को भी ले सकते हैं। तो ऐसे जो वेजिटेबल्स हैं ये स्टार्ची वेजिटेबल्स होते हैं, इसमें स्टार्च ज्यादा होता है और ये भी ब्लड शुगर लेवल पे इम्पैक्ट करते हैं, तो इनको हमें अवॉइड करना चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा कि फैट्स भी हम खा सकते हैं, ऑयल भी खा सकते हैं, प्रोटीन भी खा सकते हैं, वेजिटेबल्स खा सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं नट्स एंड सीड्स। तो क्या नट्स एंड सीड्स भी हम खा सकते हैं? यस। नट्स एंड सीड्स, यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर भी 50 to 55% इसमें ऑयल होता है, 20 to 30% प्रोटीन होता है एंड 5 to 10% मॉइस्चर होता है। यानी इस तरह से यहाँ पर भी कार्बोहाइड्रेट का लेवल मीन्स परसेंटेज बहुत कम होता है, इसमें 2 to 10% कार्बोहाइड्रेट होता है। तो लेस कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज होने की वजह से हम इस नट्स और सीड्स को भी आसानी से यूज कर सकते हैं। मीन्स इसको खाने से हमारे ब्लड शुगर लेवल पे कोई भी इम्पैक्ट इसका नहीं होगा, ग्लूकोज लेवल हमारा नहीं बढ़ेगा, ब्लड शुगर लेवल हमारा नहीं बढ़ेगा। तो इस तरह से हम नेक्स्ट चलते हैं फ्रूट्स पे। तो क्या फ्रूट्स को भी हम खा सकते हैं? यस। फ्रूट्स में भी देखेंगे तो 80% तक वाटर होता है, 10 to 20% कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पर भी फ्रूट्स में कार्बोहाइड्रेट है लेकिन परसेंटेज कम है और डिपेंड करता है कि कौन से फ्रूट्स हम लेते हैं और कौन से फ्रूट्स में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है। तो कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं कि जो ज्यादा स्वीट्स होते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। तो अगर नॉन डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो उनको फ्रूट्स वगैरह भी थोड़ी मात्रा में तो खा सकते हैं, लेकिन थोड़ी सावधानी के साथ में। ज्यादा मीठे फ्रूट्स को हम अवॉइड करेंगे तो ये हमारे डायबिटिक पेशेंट के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह से नेक्स्ट हम देखते हैं स्पाइसेस एंड फ्राइड फूड। तो स्पाइसेस में क्या होता है कि स्पाइसेस तो हम बहुत थोड़े मात्रा में डालते हैं, तो इसका कुछ बहुत ज्यादा ब्लड शुगर लेवल पे इम्पैक्ट नहीं होता है, तो हम इसे भी बड़े आसानी से यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं। फ्राइड फूड, क्या हम डीप फ्राई भी करके खा सकते हैं? तो डीप फ्राइड में इफेक्ट कैसा होता है कि डीप फ्राइड फूड जो भी होते हैं, ये डीप फ्राइड फूड हमारे बॉडी पे मीन्स एक इनका इफेक्ट होता है। तो डीप फ्राइड फूड को भी हमें अवॉइड करना चाहिए डायबिटिक पेशेंट को, क्योंकि डीप फ्राइड फूड के बारे में हम नेक्स्ट कभी वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम डिटेल्स एक्सप्लेन करेंगे। बट फ्राइड फूड यानी डीप फ्राई जो हम करके खाते हैं, ये हमें अवॉइड करना चाहिए। तो इस तरह से अभी हमने देखा कि कौन से फ्रूट्स या कौन सी वेजिटेबल्स या कौन से भोजन को हम ले सकते हैं आसानी से, उसके बारे में हम एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करेंगे। सो व्हाट वी कैन ईट इन डायबिटिक। तो डायबिटीज में हम कौन से भोजन को ले सकते हैं? तो नट्स और सीड्स को हम बड़े आसानी से ले सकते हैं, यहाँ कोई लिमिट्स नहीं है। नट्स और सीड्स हम कितना भी खाते हैं, ब्लड शुगर लेवल पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। इसके बाद फैट्स एंड ऑयल्स, फैट्स एंड ऑयल्स भी सेम हो गया, फैट्स एंड ऑयल्स हम अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो वेजिटेबल्स हमने बताया कि वेजिटेबल्स हम अधिक से अधिक मात्रा में यूज कर सकते हैं, फ्रूट्स है उसको थोड़ा सा लिमिटेड क्वांटिटी में यूज करेंगे, तो फ्रूट्स को भी हम यूज कर सकते हैं। तो अब बचता क्या है हमारे पास?
प्रोटीन्स भी हमने बताया कि प्रोटीन्स भी आप अधिकतर यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपना डाइट प्लान अपने हिसाब से सोच करके, इस तरह से फूड्स को ध्यान में रखते हुए खुद से भी हम बना सकते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं व्हाट डायबिटिक कैन नॉट ईट। तो यहाँ पर देखेंगे ग्रेन। ग्रेन की बात जब आती है तो ग्रेन्स में व्हीट्स, राइस, पोहा, ये सभी ग्रेन्स हाई ग्लाइसेमिक लोड और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले होते हैं। हाई ग्लाइसेमिक लोड और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो ये हम समझाएंगे कि मतलब इसमें भी ग्लूकोज का लेवल, कार्बोहाइड्रेट्स का लेवल बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे ग्रेन, स्वीट्स, अनाज जो भी हम देखें तो इनमें कार्बोहाइड्रेट्स मैक्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम क्या पोहा खाएं तो इसमें तो कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। पोहा में भी 70 से 80% कार्बोहाइड्रेट होता है और वो भी मोनोसेकेराइड्स होता है जो डायरेक्टली हमारे ब्लड शुगर लेवल को इम्पैक्ट करता है। तो इस तरह से पोहा, व्हीट्स, ग्रेन्स में जो भी इस आते हैं, जैसे पल्सेस भी ग्रेन्स में आते हैं, तो पल्सेस में भी हम सोचते हैं कि यहाँ तो ज्यादा कुछ यहाँ प्रोटीन है, प्रोटीन बताया जाता है, तो ऐसा नहीं है। प्रोटीन्स होते हुए भी 20%, 25% प्रोटीन है, बाकी 70% तो उसमें कार्बोहाइड्रेट ही है। तो पल्सेस भी हमें बहुत सावधानी से यूज करनी चाहिए। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ग्रेन्स पार्ट को अगर हम अवॉइड करते हैं और उसको भी हम थोड़ी समझदारी से खाते हैं तो हमें इस पे ब्लड शुगर लेवल पे काफी कंट्रोल करने में मीन्स हेल्प मिल जाता है, कंट्रोल करने में आसानी हो जाती है। अब नेक्स्ट आता है शुगर। तो क्या शुगर खाना चाहिए? शुगर शुगर ऑब्वियसली शुगर है, तो शुगर को हमें टोटली अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जब हम खाने में कार्बोहाइड्रेट को समझ लेते हैं कि किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स खाने चाहिए, किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स हमारे ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाते हैं, ब्लड शुगर लेवल पे उनका इम्पैक्ट होता है और किसका नहीं होता है, जब हम इसको समझ जाएंगे तो हम अपना डाइट खुद से भी बना सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन से फूड्स को नहीं खाना चाहिए और कौन से फूड्स को खाना चाहिए। लेकिन इसके लिए बात आती है कि आपको इसके लिए नॉलेज और डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा। नॉलेज मीन्स हम जिसको बोलते हैं जानकारी, यानी जानकारी, यानी हम सीधे सीधे शब्दों में बोले तो आप जान लीजिए। जब हम जानने की कोशिश करेंगे, जब जान जाएंगे तो हमारे पास डिसिप्लिन की बात आएगी। अगर हम डिसिप्लिन को मेंटेन करेंगे तो हम डायबिटीज को रिवर्स कर लेंगे। यानी अगर आपको जानना है तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाएगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो दूसरी बात हम आपको बोलेंगे कि आपको मानना पड़ेगा। मान लीजिए, या तो आप जान लीजिए या तो मान लीजिए, अन्यथा आपके पास दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है। तो या तो आप जान लीजिए, मतलब जानने के साथ में क्या होगा कि आप जानकारी खुद से भी लेंगे, जैसा मैंने अभी बताया कि किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट किस तरह से ब्लड शुगर पे, मतलब ब्लड शुगर लेवल पे इम्पैक्ट करते हैं। तो इसको आप गूगल वगैरह में भी आप चेक कर सकते हैं, गूगल से भी आप जानकारी निकाल सकते हैं और आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको जानकारी होगी। और अगर आप वो भी नहीं करते हैं तो फिर मान करके चलेंगे, और मानकर चलते हैं और आप यूज करते हैं, इफेक्ट देखते हैं बॉडी पे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमें इसका इम्पैक्ट हो रहा है और नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आप अपनी डाइट्स में चेंजेस करते हैं तो आप आगे डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं और गोलियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको वापस बताने की कोशिश करेंगे कि कौन से कार्बोहाइड्रेट को कितना खाएंगे, कितनी मात्रा में खाएंगे और उससे कितना ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट आपको जानकारी देंगे। धन्यवाद।